नमस्कार, चंद्रा क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर की सीरीज में अब अप्रैल मंथ का जो करंट अफेयर आपके सामने प्रस्तुत है और इसके पहले लगातार जो क्लासेस हैं आपको जीएस की मिल रही हैं और अभी तमाम सारे जो बदलाव हुए हैं उसको भी आपको नज़र में रखना ही है ना। तो अब हम लोग अप्रैल महीने में कुछ इंपॉर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं। खबरें कुछ ऐसी हैं कि जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं उनकी इजराइल यात्रा जो है अभी जस्ट हुई थी और आपको इजराइल यात्रा के बाद जो परिणाम देखने को मिले हैं आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जो भी ईरानी घटनाक्रम हुआ उस पर भी कुछ खास बातें आपको क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं उसके बारे में जरा जान लेते हैं। और आप मान के चलिए कि आप अभी जो एलटी का एग्जाम देंगे, जो जीआईसी का एग्जाम अभी आप देंगे या फिर आयोग के रिलेटेड जितने एग्जाम देंगे या यूपीट्रिपल एग्जाम देंगे, करंट अफेयर इस वाले सेक्शन से रहना ही रहना है। तो आप बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत करिएगा, है ना। पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि भारतीय प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा अभी जस्ट हुई है। तो क्या यात्रा में हुआ था भाई? तो पहली बात तो यह कि 25 से 26 फरवरी 2026 को आप गए थे और पहली बार किसी प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा जो है 2000 मतलब ये दूसरी बार कर लिए हैं और किसी प्रधानमंत्री की जो इजराइल यात्रा है 2 बार नरेंद्र मोदी जी ने ही करी है। इसका मतलब ये है कि 2 बार जाने वाले इजराइल जो भारतीय प्रधानमंत्री उनका नाम नरेंद्र मोदी है। अब काम की बात ये तो आपसे पूछने से रहा इजरायली संसद का नाम क्या है? तो एक तो इसका नाम है नेसेट। ये आप याद रखिएगा, क्या नाम है साहब? नेसेट, है ना। अब नेसेट को संबोधित किया इन्होंने प्रधानमंत्री साहब ने, तो सर्वोच्च सम्मान भी बदले में इनको मिला। वहां पे क्या सर्वोच्च सम्मान मिला था? स्पीकर ऑफ द सेनेट मेडल। क्या है भैया? स्पीकर ऑफ द सेनेट मेडल से इनको वहां पे नवाजा गया, है ना। अब ये आपके काम की खबर थोड़ी सी तो थी क्योंकि इनको बहुत सारे देशों से बहुत कुछ मिला हुआ है, उसमें एक काम ये भी था, है ना। अब इजराइल की जो और भी सारे घटनाक्रम है हम लोग नेक्स्ट मंथ वाले में पूरा डिटेल तरीके से देखेंगे क्योंकि अभी बहुत सारा कुछ चल ही रहा है वहां पे, है ना। एक और समिट की बात कर लेते हैं। एआई इंपैक्ट समिट भी हाल ही में हुआ है और ये जो एआई इंपैक्ट समिट है जिसमें गलगोटिया वाला पूरा का पूरा कहानी जो है आया था, आपको भी पता है, भारत में हुआ 2026 में और इसका जो थीम था इस वाले एआई इंपैक्ट समिट का, वेलफेयर फॉर ऑल हैप्पीनेस ऑफ ऑल। नाम क्या था? सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय इसकी थीम थी। अब निकल के क्या क्या सामने आया जो हम लोगों के एग्जाम के काम का है उसके बारे में जरा नजर डालते हैं। पहली बात तो यह कि एआई इंपैक्ट समिट हुआ कहां, एक तो यही क्वेश्चन। तो एआई इंपैक्ट समिट साहब कहां पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। अब ये 3 सिद्धांतों पर आधारित था। ट्रिपल पी, कौन से पे? ट्रिपल पी पे आधारित था। ये जो ट्रिपल पी था पीपल प्लांट प्रोग्रेस की बात करता था। किसकी बात करता था? पीपल प्लांट प्रोग्रेस की बात करता है। ये जो 3 सिद्धांत है एआई इंपैक्ट समिट का, पहला हमने बता दिया, दूसरा हमने बता दिया, तीसरा हमने बता दिया। अब जो ये पहला सम्मेलन है, पहली बार इस तरीके कोई जो सम्मेलन हुआ था 2023 में ब्रिटेन के अंदर हुआ था। दूसरा सम्मेलन 2024 में सियोल चाइना में हुआ था और दूसरा सम्मेलन में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है ना चाइना के अंदर, ऑलरेडी वो जो गलगोटिया वाला डॉग था प्रदर्शित था पहले ही और यहां पे उस तरीके का कुछ खेला हो गया तो चाइना वालों ने खूब मजे लिए, इंटरनेशनल मीडिया ने खूब मजे लिए। तीसरा कहानी यह है कि जो तीसरा वाला जो सम्मेलन 2025 पेरिस फ्रांस में हुआ और चौथा सम्मेलन 2026 भारत में हुआ और इसका पूरा कहानी आप जान रहे होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा आपको याद रखने में सिर्फ पहला याद रखना है कि कहां से शुरुआत होता है और अभी हाल वाला कहां पे हुआ इसके बारे में पता है और पांचवा कहां होगा यह जानना जरूरी है। तो 2027 के स्विट्जरलैंड में होने वाला है। क्या है साहब? 2027 में स्विट्जरलैंड में होगा एआई इंपैक्ट समिट, 5वां वाला। इतनी सी काम की बात थी। बाकी आपको भी पता है गलगोटिया के कुत्ते के बारे में तो पूछा नहीं जाना आपसे। क्यों नहीं पूछा जाना? क्योंकि उसमें भारत की बड़ी जो है वो थू हो गई थी उस एआई इंपैक्ट समिट में, है ना। अब पॉइंट जरा समझिए इसमें और क्या क्या खास बातें हैं, जरा इसके बारे में नजर डालते हैं। नजर ये है कि 12 भाग में वस्तुओं और सेवाओं का विभाजन किया गया। अब ये क्या, जरा समझिएगा, है ना।
12 भाग में वस्तुओं एवं सेवाओं का विभाजन किया गया। ये क्या है भैया? सर्वाधिक भारांश खाद्य एवं पेय पदार्थ 36.75, आवासीय जल विद्युत गैस ईंधन 17.67। ये असल में इकोनॉमिकल डेटा है। आपको जरा सा मैं लिखना इग्नोर कर दिया, बट यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये यहाँ से आर्थिकी वाला सेक्शन शुरू है, आर्थिकी का सेक्शन शुरू है ना। इस आर्थिकी के सेक्शन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो वस्तु एवं सेवाओं के बारे में कुछ कहानियां हैं, अब जो वस्तु एवं सेवाओं के बारे में जो कहानियां हैं, इसके बारे में आप जान रहे होंगे कि जो सर्वाधिक भारांश है, बेसिकली ये जो वस्तु एवं सेवाओं वाली कहानी है, सर्वाधिक भारांश जो है खाद्य एवं पेय पदार्थों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस्ड किया गया है। अब जो खाद्य एवं इस तरीके जो घटनाक्रम है, आवास एवं जल विद्युत परियोजनाएं, आवास एवं जल विद्युत परियोजनाएं, इसमें गैस एवं ईंधन साथ साथ हाँ, गैस एवं ईंधन, ठीक है, बहुत अच्छे है ना, गैस एवं ईंधन। अच्छा, कोई बात नहीं, हम लोगों ने पॉइंट पे आते हैं। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो भी औद्योगिक घटनाक्रम है उसमें जीडीपी के आंकड़े दिए गए हैं। ये जीडीपी के आंकड़े हैं। अब जीडीपी के आंकड़े जो है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक था जीडीपी के आंकड़ों के लिए एक नया आधार वर्ष घोषित कर दिया। 22-23 हमने पिछले महीने चर्चा कर लिया है। और जो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष अभी भी 11-12 ही है। ये बात याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज जरूर करेगा एग्जाम में, कि जो बेस ईयर है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एवं जीडीपी का आंकड़ों के लिए, उसके लिए बदल करके 11-12 से 22-23 कर दिया गया है। बट अभी भी होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए जो आधार वर्ष है 2011-12 ही है। इतनी बात आपको पता रहेगी। और साथ साथ ये जो सूचकांक के श्रेणी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की भाषा है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और थोक मूल्य सूचकांक जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ये जो अंतर है बहुत माइन्यूट सा है, लेकिन आप समझिएगा। मैंने कहा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो है ना, एनएसएसओ है ना, वो जारी करता है। थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो सूचकांक है वो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय जारी करता है। इसका बेस ईयर अभी भी कितना है? 2011-12 ही है ना। लेकिन इसका जो बेस ईयर है अभी हाल फिलहाल में बदल करके 2022 और 23 कर दिया गया है। ये बात कंफर्म रहे आपको, ठीक है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगला खबर कुछ इस तरीके से है कि 16वां वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें कुछ जो है जारी हुई हैं। अब 16वें वित्त आयोग में आपको पता है कि इसका गठन जो है आर्टिकल 280 के तहत होता है। अनुच्छेद 280 हम लोग खूब रटते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ने के टाइम पे। जो अनुच्छेद 280 है, इसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन कर दिया गया है। अवधि 26 से 27 लेकर के 30 से 31 तक इसका जो घोषणा है वो चलने वाला है। मतलब ये होता है कि जो सजेशन देते हैं वो कुछ टाइम पीरियड के लिए देते हैं, तो टाइम पीरियड कुछ इस तरीके से है, 26-27 से लेकर के 30-31 तक। इसके जो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया साहब थे। अरविंद पनगड़िया जो सदस्य थे अजय नारायण झा थे, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राज्याध्यक्ष, सौम्या क्रांति घोष, ये सारे के सारे लोग जो इसके मेंबर थे। मेंबर तो आपसे नहीं पूछा जाना है, लेकिन इसका जो कार्यकाल है कब से रहने वाला, 30 से 31 तक रहने वाला है। अब कुछ और बातें हैं 16वें वित्त आयोग से रिलेटेड, कुछ सिंपल सी बातें पे आपको खत्म नहीं करना है, इसके डेटा के बारे में भी चर्चा करना है। इसके जो सचिव रहे हैं ऋत्विक रंजन पांडे थे और 17 नवंबर 2025 को जो ये रिपोर्ट थी राष्ट्रपति को सौंप दी गई। अब जब रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई तो ये कंक्लूजन मोड में डाला जाता है, पूरा का पूरा डेटा जो है आपके सामने लाया जाता है। तो उसमें कुछ बातें निकल के सामने आई। क्या निकल के सामने आई भैया? कि जो आय का गैप है, इनकम गैप जिसको बोलते हैं, आय की दूरी बोल सकते हैं, जो इनकम गैप है 15वें आयोग में 45% था। आपको ये डेटा नहीं याद रखना है, पहली बात आप ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ समझने के लिए है, ये सिर्फ समझने के लिए, ताकि आपको ये कंफ्यूजन लगे कि आप जजमेंट कर पाए कि यहां वाला डेटा किस हिसाब का है, यहां वाला डेटा किस हिसाब का है। पॉइंट को समझिए। जो इनकम की गैप है, चूंकि ना विभाज्य वर्ष ये 15वें का डेटा है, ये 16वें का डेटा कंपैरिजन करते हैं। आय की जो दूरी थी 45% पहले थी, अब 42.5% है। अच्छा साहब, जो जनसंख्या है पहले 15% पर डिपेंड करती थी, अब 17.5% पर लाई करती है। जो क्षेत्रफल है 15 से 10 हो गया है।
वन एवं पारिस्थितिकी जो है 10 से लेकर के कितना हो गया है, ऑब्वियस सी बात है ये सेम एज ही है, बट कुछ घटा भी है। जो क्षेत्रफल था 15 से 10 पे कर दिया गया है, वन एवं पारिस्थितिकी 10 से लेकर के 10% पे ही है, और जनसांख्यिक प्रदर्शन 12.5 से 10 पे आ गया है। और साथ ही साथ जो हमारा डेटा है बेसिकली और भी पॉइंट आउट करता है। क्या पॉइंट आउट करता है जरा समझिएगा। जो जीडीपी का डेटा है, जो जीडीपी में योगदान है, अब 10% 16वें वित्त आयोग में इनको कर दिया गया है। हमारे काम के ऊपर के डेटा बिल्कुल नहीं थे, आपको उसको याद भी नहीं करना है, बट आपको याद क्या करना है जरा सुन लीजिए। यहां पे आपको याद करना है 16वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्रीय करों में राज्यों का जो हिस्सा है कितना हो गया है साहब, 41% हो गया है। कितना हो गया है, 41% हो गया है। जो 26 से 31 के बीच में जो कुल सहायता अनुदान दिया जाएगा राज्यों को, उसका डेटा कुछ इस तरीके से 9,47,409 करोड़। ये वैल्यू भी नहीं याद रखनी है, वैल्यू आपको सिर्फ ये 41% वाले याद रखना है। अब कुछ डेटा बेसिक है जो आपको बिल्कुल काम के नहीं है, या आपको रटने नहीं है, या आपको डेटा आपको मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल रटने नहीं है। स्थानीय निकायों को करीब 8 लाख करोड़ के आसपास, आपदा तैयारी करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास, राजकोषीय घाटा 2030-31 तक जीडीपी का 3.5% करने की बात आई है। 3.5% करने का सुझाव जो है दे दिया गया है राज्यों के लिए। जीडीपी का 3% जो है करने की बात की गई है। राज्यों के लिए जो राजकोषीय घाटा है जीएसडीपी का, वो 3% करने की बात आई है। और राजकोषीय यानी फिस्कल डेफिसिट के साथ साथ जो ये वित्तीय घाटा और फिस्कल डेफिसिट, हाँ ना, ठीक है, कोई बात नहीं। राजकोषीय घाटा जो है वो 3.5% यानी 3.5% रहने वाला है, राज्यों के लिए 3% रहने वाला है, 3-3.5। अब राज्यों का जो बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण करने का भी एक प्रयास किया जा रहा है। आपको पता है बहुत सारे बिजली कर्मी जो है तमाम सारे विरोध करने रहे, तो उस विरोध के दौरान बातें निकल के सामने आती है। क्या, जो राज्य स्तरीय 308 जो निष्क्रिय उद्यम हैं उनकी समीक्षा की जाएगी, और उन समीक्षा करने के बाद उनको बंद कर दिया गया। कितने नंबर है भैया, वो 308 हैं। ये सब जो है 16वें वित्त आयोग का सजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। उस सजेशन पे ध्यान रखिएगा और बताइएगा कि आपको क्या क्या डेटा यहां पे निकल के काम का आ रहा है। बिहार का हिस्सा 10.06% है, से घटकर 9.95% कर दिया गया है। सर्वाधिक वृद्धि जो है कर्नाटक में की गई है, यानी 3.65% से 4.13% कर दिया गया है। ये असल में ये वो डेटा है जिसमें केंद्र सरकार राज्यों को उसका हिस्सा देती है, तो उस हिस्से में वृद्धि किसकी हुई है, कमी किसकी हुई है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक की सर्वाधिक वृद्धि हो गई। फिर क्या सजेशन है, सजेशन ये कि कच्चे जूट के एमएसपी में 275 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। कच्चे जूट के एमएसपी में 275 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है 16वां वित्त आयोग। नया जो आधार वर्ष है 22-23 के आधार पर 25-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.6% और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 8.6% प्रस्तावित है। इसका मतलब जरा समझिएगा, इसका मतलब यह है कि जो बेस ईयर है 2022-23 उसमें जीडीपी में क्या होगा, बढ़ोतरी निकल के सामने आएगा। अब जब बढ़ोतरी आएगा तो फायदा होगा। फायदा क्या क्या होगा मैं बता देता हूं। एक तो CCPA नाम का एक प्रोग्राम है। क्या है भैया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। नाम क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। ये क्या है, ये उसी 16वें वित्त आयोग का एक तरीके का पूरा सिस्टम है जिसको ये बनाने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बनी है, सुनेत्रा पवार बनी है। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी ये हैं। ये खबर में है इसलिए मैं डिटेल्ड करे जा रहा हूं, ये खबरों का हिस्सा है। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बनी है, जो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है। ये वही है पवार, है ना, जिनका देहांत हो गया साहब का, उनकी पत्नी है। विनय मुरलीधर टोन्स को यस बैंक का नया एमडी और क्या बनाया है, सीईओ बनाया गया। ये नियुक्तियों का हिस्सा है। ये सब मैं क्या पढ़ा रहा हूं, नियुक्तियां, है ना, नियुक्तियां। इन नियुक्तियों को जरा समझिएगा, जितने भी नियुक्तियां हैं उनके बारे में समझिएगा। विनय मुरलीधर टोन्स बता दिया। गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी के जो चेयरमैन है कौन बने, उदय कोटक, महिंद्रा वाले, है ना, उदय कोटक जो कंपनी है ना फाइनेंस, उसी के उदय कोटक साहब को नियुक्त कर दिया गया गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी कहां है, गुजरात में।
वे हसमुख अधिया जो है पहले चेयरमैन है, उनका स्थान लेंगे। कौन? उदय कोटक के स्थान पे उदय कोटक जो है हसमुख अधिया के स्थान पे अपना जो है चेयरमैनशिप ग्रहण करेंगे। दीपक गुप्ता को गेल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दीपक गुप्ता, GAIL, है ना, ठीक है। अब गेल के बारे में कुछ खास बात, चूंकि गेल इंपॉर्टेंट है, जरा सुनिएगा। स्थापना गेल की कब होती है? 1984 में होती है। 2013 में महारत्न का दर्जा प्राप्त हो जाता है। और अशोक कुमार दिल्ली के नए मुख्य चुनाव अधिकारी जो है नियुक्त किए जाते हैं। अशोक कुमार वहीं से लिए जाते हैं। और भारत सरकार ने उर्जित पटेल को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। IMF, कोई उर्जित पटेल साहब जो अपने भूतपूर्व RBI गवर्नर रह चुके हैं। अब जब बात IMF की आई है ना, तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लें। IMF खूब पूछा जाता है, कई सारे एग्जाम में लगातार पूछा गया है। तो IMF 1944 में बनता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान और भी बहुत कुछ हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान और भी बहुत कुछ बातें हुई थी। 27 दिसंबर 1945 को औपचारिक स्थापना होती है ना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा ही ये बना होता है। अब जब ब्रेटन वुड्स के अंतर्गत ये बनता है तो मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में बनाया गया। अभी करेंटली सदस्य IMF में कितने हैं? 189 सदस्य देश हैं। IMF, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उर्जित पटेल के बारे में थोड़ा सा और बात जान लेते हैं। उर्जित पटेल जो IMF के जो ये बने हैं मेंबर, उसके दौरान यानी उर्जित पटेल साहब जो है सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व तो नहीं करेंगे, ये भारत के साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। कहां पे? वही IMF में, है ना। 2016 से 18 तक ये RBI के गवर्नर रहे थे। हमने अभी भी बात करी थी, गवर्नर कब से रहे? 16 से 18 तक RBI के 24वें गवर्नर रहे थे। किनके बाद बने थे? रघुराम राजन के बाद बने थे। अभी कौन है जरा कमेंट करके बताइएगा। अब क्या क्या पुरस्कार जो इस महीने इंपॉर्टेंट रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में नजर डालते हैं। पुरस्कारों के बारे में कुछ खास बात यह है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026, ये संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए दिए गए। और 51 लाख रुपए किसको दिए गए? सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिए गए। जो पहला संस्थागत श्रेणी का प्राइज है 51 लाख रुपए, वो किसको दिए गए? सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन पुरस्कार को। और ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात हो रही है। 2025 में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को यह व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए दिया गया था कर्नल सीता अशोक शेल्के को। और यह पुरस्कार की घोषणा 2019 में की गई थी। ये वाला जो पुरस्कार बना ही था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये दिया गया था, है ना। 2019 स्टार्ट हुआ, अभी वाला दिया गया 26 का सिक्किम राज्य को। और ये व्यक्ति श्रेणी में किनको दिया गया है? कर्नल सीता अशोक शेल्के को। व्यक्ति किसी पर्सन को जो मिला है जिन्होंने अच्छा काम किया आपदा प्रबंधन में, वो शेल्के साहब हैं, उनको 5 लाख रुपए दिए गए। आते हैं आगे। खबर मैं इसलिए डिस्कस करता हूं डिटेल में क्योंकि आपको भी पता है कितनी सारी बातें याद रहती, कितनी सारी बातें भूल जाती हैं। एक बार आप सिर्फ क्या करिएगा, इस PDF को डाउनलोड करिए, इसके साथ साथ आप क्लासेस देख लीजिए। आपके 85% करंट अफेयर यहां से बनेंगे। 15% की गारंटी इसलिए नहीं होती है क्योंकि आजकल आयोग कुछ भी पूछ लेता है, तो वो 15% गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन 80 to 85% करंट अफेयर यहां से कंफर्म मिलता है। आप पॉइंट टू पॉइंट समझ के देखते हुए चले जा सकते हैं। आइए कुछ अगले नजर डालते हैं। क्या है खबर? खबर यह है भू विज्ञान के क्षेत्र में क्रेफोर्ड पुरस्कार, ये याद ही रखिएगा, स्पेशल है ये। भू विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? क्रेफोर्ड पुरस्कार। ये जो क्रेफोर्ड पुरस्कार है, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है वीरभद्रन रामनाथन। वीरभद्रन रामनाथन को भू विज्ञान के क्षेत्र में क्रेफोर्ड पुरस्कार दिया गया। और जो ये भू विज्ञान के क्षेत्र में जो भू विज्ञान है वो 4 क्षेत्रों में डिवाइड है और 4 क्षेत्रों में ये प्राइज दिया जाता है। तो चारों क्षेत्र का डिस्कशन जरा कर लेते हैं। क्या है डिस्कशन में? भू विज्ञान में सबसे पहला, दूसरा जैव विज्ञान में, तीसरा पॉलीऑर्थराइटिस में, चौथा गणित एवं एस्ट्रोलॉजी में भी दिया जाता है। 1, 2, 3 और 4 में भू विज्ञान के क्षेत्र में क्रेफोर्ड पुरस्कार दे दिया गया। समझ में आ गई बात?
समझ में आ गई बात? याद रहेगा 4 क्षेत्र में। हम बहुत सारी बातें यहाँ पे आपको नहीं बताते हैं, जानबूझ के नहीं बताते हैं, क्योंकि आपको कहानी पढ़ने और सुनने का शौक है, तो आप पर डे कुछ ना कुछ आपके पास बहुत सारी बातें आती रहती हैं। लेकिन आप एग्जाम ओरिएंटेड बातें में क्या छोड़ना है वो हम आपको सिखाते हैं कि ये चीज छोड़िए, ये आपके काम का नहीं है। बहुत किस्मत खराब रही तो अलग की बात है, बट मोस्ट ऑफ केसेस में यही काम आते हैं और इतना ही जरूरी होता है, और जो जरूरी है वही हम बताते हैं। ग्रैमी पुरस्कार की बात कर लेते हैं। खूब नाम सुनते हैं आप, ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में, उसमें एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है बैड बनी को। किसको दिया गया साहब? बैड बनी को। बैड बनी, बैड बनी, बैड बनी को। बेस्ट नवोदित कलाकार किसको दिया गया है? ओलिविया डीन को दिया गया। किसको दिया गया? ओलिविया डीन को दिया गया। बेस्ट रॉक एल्बम किसको दिया गया? तो टर्नस्टील को दिया गया। नाम क्या इनका? टर्नस्टील। और सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम किसको दिया गया है? इनका नाम है क्रेडरिक लमर। क्या नाम है? क्रेडरिक लमर। एक और पर्सन है। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी एल्बम किसको दिया गया है? तो नेट बरगाडचे। नेट बरगाडचे, नेट बरगाडचे। बेस्ट ऑडियो बुक किसको मिला है? द दलाई लामा को। ये ही चीज याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा और इसको याद रखिएगा, ये दो चीज एग्जाम ओरिएंटेड मस्ट है जानना। एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी और बेस्ट ऑडियो बुक किसके? दलाई लामा को दिया गया है। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। ग्रैमी हमने निपटा लिया, अब हम बाफ्टा पे आते हैं। बाफ्टा, बाफ्टा, बाफ्टा के बारे में जानते हैं। बाफ्टा भी अपने तरीके का एक बहुत अच्छा फिल्म पुरस्कार होता है, जो कि बहुत ही सुप्रीम माना जाता है। बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला बाफ्टा का? तो पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है, जिनकी फिल्म क्या थी? वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया। किसको दिया गया? वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया। बेस्ट फिल्म कौन सी? वन बैटल आफ्टर अनदर को दे दिया गया। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म किसको दिया गया? तो इसका नाम है हेमनेट, है ना? हेमनेट या हेमनेट, जो भी आप कह पाओ, हेमनेट को दिया गया। क्या बोला मैंने? आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म, हेमनेट को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस कौन? जेरानी बाकली को दिया गया। बेस्ट एक्टर कौन है? रॉबर्ट एरामी को दिया गया। रॉबर्ट एरामी को दिया गया। बेस्ट एनिमेटेड मूवी कौन है? जूटोपिया 2 है। जूटोपिया 2, जूटोपिया 2, जूटोपिया 2। भारत में जूटोपिया 2 की जो डबिंग है कि इन्होंने किया था, है ना? हाँ, अरे अपने शक्ति कपूर साहब की बिटिया जी ने। अब आप बताओ कौन? अब आप बताओ कौन? शक्ति कपूर की बिटिया का नाम क्या? उन्होंने हिंदी में जो है अपनी आवाज इस वाले मूवी में मेन कैरेक्टर को दिया है, जूटोपिया 2 में। बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म बुंग को दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यों है? क्योंकि ये जो बुंग फिल्म है ये मणिपुरी लैंग्वेज में बनी है। बाफ्टा की बात कर रहा हूं, बुंग है, मणिपुरी लैंग्वेज में बनी है और इसकी निर्देशक है लक्ष्मी प्रिया। क्या नाम है इनका? लक्ष्मी प्रिया है। ठीक है। अब सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली भी भारतीय फिल्म है ये जो बुंग है। इसके बारे में जरा जानिए कि किसी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार जीतने वाली जो पहली भारतीय फिल्म है उसका नाम क्या है? बुंग। रचनाकार या यूं कहेंगे डायरेक्टर लक्ष्मी प्रिया। याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, पूछा जाएगा। कुछ और पुरस्कार। स्मृति मंधाना ने बीबीसी की वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार प्राप्त किया। नाम क्या है? स्मृति मंधाना। 2024 में यही पुरस्कार मनु भाकर को मिला था। 2019 में इसे पीवी सिंधु ने जीता था। और तो और सम्राट विक्रमादित्य के नाम पे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। कौन से राज्य ने? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। ये जरूरी है, मध्य प्रदेश सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के नाम पे एक पुरस्कार शुरू किया है। बढ़ते हैं आगे। डे की बात वापस कर लेते हैं। 2 फरवरी को विश्व भूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जाता है और 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस भी मनाया जाता है साहब। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, ये आपको पता ही होगा। 20 फरवरी को यूएन सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, 2007 से चला आ रहा है। 20 फरवरी को स्टेट हुड दिवस मनाया जाता है मिजोरम के द्वारा। 1972 में असम से अलग जब कर दिया गया था, उसी टाइम पे स्टेट हुड का जो कॉन्सेप्ट है लाया गया था 20 फरवरी को। इसी बहाने आप याद कर लेना, मिजोरम को 1972 में किससे अलग कर दिया गया था?
असम से अलग कर दिया गया था। बढ़े आगे, वही असम, विश्व शर्मा वाला, हेमंता विश्व शर्मा। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय 1999 से स्वीकृत है। 28 फरवरी को राष्ट्र विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और 28 फरवरी को जो राष्ट्र विज्ञान दिवस है यह रमन इफेक्ट की खोज के अवसर पर मिला जाता है। सीवी रमन के बारे में आप जानते होंगे, और उन्हीं के स्मृति में 1928 में जब वो थे उस टाइम पे उन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। अब की बार की जो थीम थी वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, है ना, कैटलाइजिंग विकसित भारत। ये पूरा का पूरा डेटा रहा। काम की खबर है, और इस खबरों में कुछ और बात जोड़ते हैं। शिखर धवन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है धवन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। रस्किन बॉन्ड ने एक रचना करी है। रस्किन बॉन्ड के बारे में आप खूब जानते होंगे, इनकी बहुत सारे नॉवेल्स बहुत फेमस हैं और कई बार आप पढ़ते होंगे और कुछ ना कुछ आप जानते भी होंगे। द घोस्ट ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन्स अ जर्नी थ्रू टाइम, है ना। नाम से लगता होगा रस्किन बॉन्ड विदेशी है, नहीं साहब, ये रहते हैं मसूरी में, उत्तराखंड के मसूरी में रहते हैं, है ना, और वहीं से ये अपनी पूरी रचना करते हैं। विश्वनाथन आनंद के बारे में जानते होंगे, द लाइटनिंग किड के जो है इन्होंने बुक लिखी है। शांतनु नायडू, इनके बारे में थिंकिंग ऑफ विंटर जो है एक नाम से एक बुक लिखी है। अब शांतनु नायडू के बारे में आपको पता है कुछ खास बात? ये वही शांतनु नायडू हैं जो रतन टाटा साहब के एकदम असिस्टेंट बन के रहा करते थे, लास्ट टाइम तक थे उनके साथ, शांतनु नायडू। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव 2026। सूरजकुंड मेला हमेशा लगता है कहां पे? फरीदाबाद के सूरजकुंड में लगता है। फरीदाबाद में जो जगह है सूरजकुंड, वहीं पे लगता है। इसकी थीम राज्य अब की बार इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। उत्तर प्रदेश और मेघालय, ये दोनों थीम राज्य थे। साझेदार देश अब की बार कौन सा था? तो मिस्र था, मिस्र। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है, इसलिए आप इसका जो है संस्करण याद रखिएगा कि 39वें नंबर का है। लगभग 39वें नंबर का मतलब लगभग 40 साल से चला आ रहा है। 31 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में ये हुआ था फरीदाबाद के, है ना, सूरजकुंड में। आइए थोड़ा सा देखते हैं, इमेज को देखिए, आप समझ जाएंगे कि मिस्र इसका थीम राज्य है, बाकी मिस्र इसका थीम देश है, और थीम राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, और साथ साथ क्या है? मेघालय। दोनों बात याद रखिएगा। याद करते एक वर्ड है बायोकैच। बायोकैच 2026, ये क्या साहब है? ये चीज है। आयोजन इसका बायोकैच का कहां पे हुआ है? नूरेमबर्ग, जर्मनी के अंदर। भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का दर्जा बायोकैच के 2026 के तहत दिया गया। बायोकैच का मतलब ये होता है कि हम कितने जो ये तमाम सारे बायो हैजार्ड्स है उनका कितने अच्छे तरीके से हम लोग क्या करते हैं? निस्तारण करते हैं, है ना। बायो हैजार्ड्स के बारे में आप जानते होंगे। आते हैं आगे, कुछ खेल कूद के न्यूज के बारे में है। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 ये हुआ है। 12वां संस्करण तियानजिन, चीन में संपन्न हुआ। क्या नाम है इसका? एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। कहां पे हुआ? चीन में हुआ। इतनी सी बात याद रखनी है। और चीन में हुआ तो चीन सबसे ज्यादा पदक भी जीता है, जिसका नंबर है 34। उसमें से 10 सोना, 11 रजत, 13 कांस्य। हमको बिल्कुल नहीं याद रखना है, हमको तो अपना याद रखना है ना कि एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ तो भारत उसमें कितने पदक जीता है साहब? 5 जीता है, जिसमें से 1 सोना है, 2 रजत है, 2 कांस्य है, और ये बिल्कुल 7वें स्थान पर रहा है। सीरीज में देखें तो 7th स्थान रहा है। बढ़े आगे, बहुत अच्छे। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2025 की बात करते हैं। ये जो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2025 है, सबसे पहली बात तो आयोजन कहां हुआ? तो चीन में हुआ, किंगदाओ में। कहां पे हुआ है? चीन के किंगदाओ में। चीन के किंगदाओ में हुआ है। पुरुष वर्ग जो है जापान रहा है, उप विजेता चीन रहा है। पुरुष वर्ग में जापान विजेता रहा है, उप विजेता चीन रहा है। महिला वर्ग में दक्षिण कोरिया जो है उप विजेता रहा है, और उप विजेता चीन रहा है, दोनों में, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आपने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, है ना, यूएस ओपन, ये सब सुना होगा, विंबलडन सुना होगा। एक नया ओपन भी आपको याद रखना पड़ेगा, कतर ओपन टेनिस, अब की बार से बहुत जरूरी है। कतर ओपन टेनिस 2026 कौन जीता है साहब? विजेता तो सबसे पहले बात है कैरोलिना मुचोवा, ये चेक रिपब्लिक की हैं। कैरोलिना मुचोवा विजेता रही है महिला में, और उप विजेता रही विक्टोरिया मोवाको। तो ये आप याद रखें, लेकिन ये कैरोलिना वाली बात तो जरूर याद रखिएगा। महिला युगल में आत्रा डेनेलिना अलेक्जेंड्रा क्रुलिक जो है जीती हैं। अब पुरुष वाले की बात कर लेते हैं। महिला में कैरोलिना मुचोवा याद रखना कतर ओपन में,
और पुरुष वाले सेक्शन में कार्लोस अल्कराज, याद रखना ये स्पेन के हैं। विजेता ये दोनों के दोनों रहे, मुचोवा और अल्कराज, कतर ओपन टेनिस। बाकी आप बात याद रखें ना रखें, इतने से काम आपका हो जाएगा। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन की चर्चा की थी, बता देता हूं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में जरा बात कर लेते हैं। कतर ओपन के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जो है पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज हो गए, उपविजेता रहे नोवाक जोकोविच। कार्लोस अल्कराज दोनों जगह, इसलिए आपको याद करना आसानी हो जाएगी। कतर ओपन में भी कार्लोस अल्कराज रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी कार्लोस अल्कराज रहे हैं। महिला में एलेना रिबांडिना है, एलेना रिबांडिना ये जो है विजेता रही हैं महिला युगल में। ठीक है, बढ़े आगे, बहुत अच्छे। कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के कैरियर ग्रैंड स्लैम बन गए हैं 22 वर्ष की उम्र में। कार्लोस अल्कराज के बारे में इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये 22 वर्ष में, 22 वर्ष की एज में क्या बने हैं, कैरियर ग्रैंड स्लैम जो है बन गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप और साथ साथ विश्व कप, दोनों के दोनों अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि आपके एग्जाम का हिस्सा है ये। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप छठी बार हुआ है और भारत जो है छठी बार जीत भी लिया है। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप छठी बार भारत जीता है। विजेता भारत रहा, किसको हरा के जीता, तो इंग्लैंड को। साथ ही साथ 16वां संस्करण जो है जिम्बाब्वे व नामीबिया में हुआ। ये संस्करण भी कौन सा था, 16वां संस्करण था, जिसमें से 6 बार सिर्फ और सिर्फ भारत जीता है। अंडर 19 की बात हो रही है, ये अंडर 19 की बात हो रही है। विजेता कौन, छठी बार भारत। 16वां संस्करण था, कहां पे हुआ, जिम्बाब्वे व नामीबिया में हुआ। सर्वाधिक रन कौन बनाया, वेन मायोस, ये हमको कतई नहीं याद रखना है ना, 444 रन। सर्वाधिक विकेट मैत्री लुम्सडेन इंग्लैंड, ये बिल्कुल भी याद नहीं रखना, ये 18 विकेट पाए हैं, है ना। याद रखने वाली बात जो थी हमने ऊपर बता दी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026, क्या बोला मैंने, 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 इटली के मिलान व कोटिया में संपन्न हुआ। अब ये शीतकालीन ओलंपिक खेल है तो आईओसी जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष है क्रिस्टी कोवेंट्री है, क्या नाम है, आईओसी के अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री, ये जिम्बाब्वे के हैं। 92 देशों के, कितने देश संपन्न भाग लिए इसमें, 92 देश लिए, 2871 एथलीट्स के आसपास वहां पे जाते हैं, जिसमें 8 खेल शामिल होते हैं। उसके एक जो गेम होते हैं करीब 116 स्पर्धाएं होती हैं। उद्घाटन समारोह में आरिफ खान तथा समापन समारोह में स्टेंजिन लुंड भारतीय ध्वजवाहक थे। नाम थोड़ा टफ है बट याद रखने की कोशिश करिए, याद रखने की कोशिश करिए कि जो आईओसी में भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में आरिफ खान जो है थे ध्वजवाहक, और समापन में स्टैंजिन लुंडुफ थे भारतीय ध्वजवाहक। ध्येयवाक्य क्या था आईओसी का, इट्स योर वाइब, क्या नाम है इसका, इट्स योर वाइब ध्येयवाक्य है। शुभंकर क्या था, टीना व मिलो, क्या नाम था इसका, टीना व मिलो, याद रख लीजिए। शुभंकर क्या है, टीना और मिलो। शीर्ष स्थान क्या है, नॉर्वे जो है 41 पदक पाता है। 26वां शीतकालीन ओलंपिक 2023 फ्रांस में होगा। सॉरी ये जरा सा गड़बड़ है, 23 नहीं है साहब, ये 27 है ना, 27 है, 27 फ्रांस में होगा। 26 हो गया, 27वां कहां पे होगा, फ्रांस में होगा। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, आपको इसको ध्यान देने वाली बात है। आप कमेंट मत करने लगिएगा सर तो गलत है, अरे भाई टाइपिंग एरर हो जाती है कभी कभी। चौथा WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग, वुमेन्स प्रीमियर लीग विजेता आरसीबी रही है, इनकी कैप्टन स्मृति मंदाना, उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स, है ना। आरसीबी दूसरी बार विजेता बनी है वुमेन्स की, 24 और 26 दोनों का। कुल 5 टीमों ने भाग लिया। प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति मंदाना रही हैं, ये आरसीबी की कैप्टन थी, आरसीबी की कैप्टन थी, है ना। वुमेन्स प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीरीज सोफी डिवाइन थे, ये आपको याद रखने वाली बात है। ठीक है, बढ़ते आगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्या खबर है, आई लिव कनेक्ट नाम का एक जो है पहला एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम बनाया गया है। आई लिव कनेक्ट, है ना, आई लाइव कनेक्ट, आई लिव कनेक्ट, जो भी आप कहो। तो ये विश्व का पहला, याद रखिएगा बहुत जरूरी पॉइंट है, विश्व का पहला
डॉक्टर संचालित एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम, ये आईलिफ कनेक्ट नाम से बना है। भारत में रेटिनल रोगों के उपचार के लिए, अब आप समझिए जरा सा, जाइडस नाम की एक कंपनी है, उसने जाइडस लाइफ इंसेंस नाम से एक एनीश नामक स्वदेशी बायोसिमिर दवा लॉन्च की है। इसका नाम ही क्या है? बायोसिमिर, है ना, दवा लॉन्च की है। लाइफ साइंसेज ने एनीरा नामक स्वदेशी बायोसिमिर दवा लॉन्च की है। ये दोनों बात याद रखिए, एनीरा नाम से और बायोसिमिर, ये दोनों की दोनों दवा लॉन्च की है। क्या दवा लॉन्च की है? रेटिनल रोगों के उपचार के लिए। जाइडस नाम की जो कंपनी है, जाइडस कैडिला, आपने सुना होगा, कोई न कोई दवाई जरूर खाई होगी आपने। अब बायोसिमिलर दवा क्या है उसके बारे में जरा जानिए। बायोसिमिलर दवा क्या है इसके बारे में जरा जानिए। ये ऐसी दवा होती है जो जीवित कोशिकाओं जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, सेल से बनाई जाती है। ये सेल वो वाला है भैया, CELL, सेल वाला है ना, कोशिका वाला है ना। नहीं कंफर्म मत होइए, ईस्ट तो आप जानते होंगे, बैक्टीरिया भी आप जानते होंगे, सेल कोशिका वाला साहब गलत थोड़ा सा हो गया, आप मान लीजिए। नहीं, ठीक है, बायोसिमिलर दवा हो गया। आते हैं आगे, इन स्पेस, ये क्या है? इन स्पेस एक सैटेलाइट बस है ना। क्या बोला है मैंने? इन स्पेस ने सैटेलाइट बस एज अ सर्विस। पहले के लिए 3 भारतीय स्टार्टअप्स का चयन किया गया इन स्पेस। ऐसा समझिए, स्पेस में जाने के लिए अब एक तरीके का, है ना, बहुत कॉमन व्हीकल बनाया जा रहा है जिसमें ये शामिल है, और 3 स्टार्टअप उसमें शामिल हो चुके हैं। डिटेल करेंगे बहुत जल्दी। ये रहा डिटेल। ये जो तीनों के तीनों जो है स्टार्टअप्स हैं, इनके नाम क्या होंगे? इनके नाम क्या होंगे जरा ध्यान रखिएगा। टाइम वार्ड जो आप समझिएगा, टाइम वार्ड हाल ही में खोजा गया एक सुपरनोवा है। सुपरनोवा है। टाइम वार्ड क्या है? टाइम वार्ड क्या है? सुपरनोवा है। अब सुपरनोवा क्या होगा, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में खूब डिटेल बताया जा रहा है, आपको पता है, धूमकेतु बोलते हैं हिंदी में। भारत का पहला नेशनल बायो बैंक कहां पे लॉन्च किया गया है साहब? तो 6 राज्यों में, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 28 संस्थानों के शोधकर्ता इसमें शामिल हैं। अब ये जो नेशनल बायो बैंक है उसमें लॉन्च कर दिया गया है। इसमें शामिल जो देश और वो केंद्र शासित हैं, तो 6 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित हैं और 28 संस्थान शामिल किए गए हैं। ये पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च कर दिया गया है। ये कर्नाटका में है ना, कर्नाटक, ठीक है, ओके। बढ़ते हैं आगे कहानी कुछ इस तरीके से। बोधन एआई पूछा ही जाना है आपसे। बोधन एआई क्या है? शिक्षा मंत्री ने आईआईटी मद्रास में 500 करोड़ का बजट जो है भारत एडू एआई स्टैक विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया। अब बोधन एआई बेसिकली क्या है इसके बारे में आप समझ गए होंगे। शिक्षा मंत्री ने आईआईटी मद्रास में 500 करोड़ के बजट से एडू एआई स्टैक विकसित करने के लिए यह बोधन एआई लॉन्च किया है, ताकि आप सभी को एआई में और अधिक पारंगत बनाया जा सके। AASC अर्जुन, ये क्या साहब? ये क्या है? यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर AASC अर्जुन नामक एक ह्यूमनाइड रोबोट लॉन्च किया है ना। कमाल की बात है। अर्जुन क्या है? एक ह्यूमनाइड रोबोट है। किसने लॉन्च किया? भारतीय रेलवे ने। कहां पे लॉन्च किया? विशाखापट्टनम में। खबर इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा कहां पे करी गई और कौन सा राज्य विश्वविद्यालय? तो उसका नाम है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। ये मेरठ में आता है। पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कौन? तो चौधरी चरण सिंह। गैलेक्सी आई भारत का पहला निजी सैटेलाइट, इसका नाम क्या है? गैलेक्सी आई भारत का पहला निजी सैटेलाइट ऑपरेटर बन गया है, जिसका अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा की मार्केटिंग, है ना, साथ साथ रीसेलिंग NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाएगी। इतनी बात आपको कंफर्म रहे। गैलेक्सी आई ये निजी सैटेलाइट है। बढ़े, बहुत अच्छा। अब कुछ इन्वायरमेंट इकोलॉजी से क्या खबर इंपॉर्टेंट है? खबर ये इंपॉर्टेंट है साहब, खबर ये इंपॉर्टेंट है कि नागालैंड की संगतनम जनजाति ने पैंगोलिन संरक्षण के लिए इसके शिकार व तस्करी पर प्रतिबंध का निर्णय लिया है। पैंगोलिन आप जानते होंगे ना, एक ऐसा जीव होता है जो बेहद शर्मिला सा होता है, तो छोटे छोटे जीवों और दिमकों को खाता है
और खतरा पड़ने पर वो अपनी जो शरीर है उसको मोड़ करके गेंद की तरह कर लेता है। और उसके ऊपर एक सल्क होती है जो बहुत मोटी होती है, इतनी जो मजबूत होती है कि उसको कोई कुछ कर नहीं सकता, है ना, पेंगोलिन। भारत में पेंगोलिन IUCN के अनुसार संकटग्रस्त है ना, इंडेंजर्ड है। ठीक है, बढ़े आगे, बहुत अच्छे। हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए, हॉर्नबिल पक्षी वही नागालैंड वाला, छत्तीसगढ़ वन विभाग ने सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल रेस्टोरेंट बनाया है। अब हॉर्नबिल रेस्टोरेंट बनाने से ये हो जाएगा क्योंकि इनके प्रति जो है एक तो इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, लोग इसके बारे में जानेंगे, तो हो सकता है इसका भी इज्जत जो है बेसिकली अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर की तरह होने लगे। वल्चर रेस्टोरेंट, और आपको पता है नागालैंड का राज्य पक्षी भी है ये हॉर्नबिल। वल्चर रेस्टोरेंट इंद्रावती नेशनल पार्क में बनाया जाएगा। ये इंद्रावती नेशनल पार्क अभी भी हमने बताया ना कहां पे है, वही छत्तीसगढ़ में है ना, छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नेशनल पार्क। अच्छा, ये भी बता देता हूं साहब, हॉर्नबिल IUCN में नियर थ्रेटेंड है, इंडेंजर्ड तो नहीं है लेकिन नियर थ्रेटेंड जरूर है। थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं, अपना काम करते हैं। अब बहुत अच्छे से आप पढ़ भी रहे होंगे। कई बार ये होता है कि आपको लगता है कि करंट अफेयर हम क्यों ही पढ़ें, 5 ही क्वेश्चन तो आता है, 6 ही क्वेश्चन में आता है, लेकिन सच्चाई ठीक इसके उलट है। करंट अफेयर इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको GS में कहीं भी इस तरीके की अप्रोच नहीं है कि उठा के कहीं से भी रैंडम कुछ भी पूछ लिया जाए। असल में आप देखेंगे तो कहीं न कहीं वो करंट में चर्चा में रहता है, दैट्स वाई उस जगह से रिलेटेड ज्योग्राफी और साथ साथ हिस्ट्री उससे उठा के पूछ लिया जाता है, ताकि वो करंट वाला चर्चा भी उससे रिलेट कर जाए। क्योंकि भाई एग्जामिनर है, ऐसा तो है नहीं उसने सिलेबस सामने रखा, ये रहा इंडियन हिस्ट्री, अच्छा इसमें मॉडर्न वाला हिस्सा कौन सा है, इसमें जो है मिडिवल वाला हिस्सा, उठा के इसमें 2-2 क्वेश्चन डाल दो, ऐसा नहीं करता। वो चर्चा की बात देखता है, चर्चा में ये चीज रहा है तो चलो पूछो, उसके पीछे लॉजिक ये होती है। और वो लॉजिक हमें कैसे पता चलता है, इन सारी करंट अफेयर्स की बातों से, है ना। करंट अफेयर्स उतना ही पढ़ें जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। और करंट अफेयर का मतलब सीधा सीधा है कि आप GS स्टैटिक पोर्शन यहां से तैयार कर ले रहे हो और साथ साथ क्या कर ले रहे हो, आप वो चीजें जान रहे हो क्योंकि क्या चीजें आपको पढ़नी है और क्या क्या चीजें आपको छोड़नी है। आइए समझते हैं। GS की लगातार क्लासेस हम लोगों के एप्लीकेशन पे, है ना, एप्लीकेशन पे चंद्रा क्लासेस में जो CCC का लोगो है उस पे चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं लगातार। आपको TGT PGT साथ साथ LT GIC, है ना, LT GIC प्री का मेंस, ये दोनों क्लासेस लगातार आपको मिल रही हैं। और GS के बैचेस भी आपके विशेष डिमांड पे लगातार क्लासेस आपसे दी जा रही हैं, आपको दी जा रही हैं। आप यहां से अपने नंबर को इम्प्रोवाइज करिए और बढ़ें। आइए जरा टॉपिक पर नजर डालते हैं फिर से। खेती के माध्यम में उगाए गए औषधि पौधों के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने एक उत्पत्ति प्रमाण पत्र पोर्टल प्रमाण किया। ये क्या बोला है, उत्पत्ति प्रमाण पत्र। इसका मतलब ये है कि जियो टैगिंग से रिलेटेड एक चीज और आगे बढ़ के बात हो रही है। कई बार ये होता है कोई चीज लोकल जो डिश है वहां पे मिल तो जाती है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल कहीं और से आता है। इस रॉ मटेरियल पे भी चर्चा करने की बात आ गई है। तो जैव विविधता में अब क्या किया जाता है, उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत ये स्थापित है, इस तरीके का प्रोसीजर। वैधानिक प्राधिकरण है, स्थापना इसकी 2003 में हो जाती है, 2002 में लॉ पास होता है, 2003 में स्थापित हो जाता है। इसमें 10 सदस्य है। और ये जो जैव विविधता प्राधिकरण है ना, ये कहां है साहब, चेन्नई में है। कहां है, चेन्नई में। और क्या खास बात है, नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है साहब, नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये जो नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तराखंड में है। देश का पहला ओपन सी फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट अंडमान सागर के नॉर्थ वे में बना है। ये नॉर्थ वे में क्या है, श्री विजयपुरम प्रारंभ किया गया है। श्री विजयपुरम में प्रारंभ किया गया। ये जो श्री विजयपुरम है, ये आपको पता है अंडमान निकोबार की क्या है, राजधानी है। क्या है साहब, राजधानी है। नॉर्थ वे श्री विजयपुरम। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025। स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में
पहला पुरस्कार जो है पारादीप बंदरगाह को मिला है। ये पारादीप बंदरगाह का है, उड़ीसा वाला है ना, पारादीप। भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार, अब इसके बारे में जरा आप जान लीजिए, पारादीप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये क्या है, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में पहला पुरस्कार किसको मिला है, ये पारादीप उड़ीसा वाले को मिला है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना एवं सेवा केंद्र जो है अंडमान व निकोबार में जो स्वराज द्वीप है उसके किनारे अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय सेवा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब ये क्या है, बड़ा लंबा सा पॉइंट हो गया, छोटे में समझिए कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना एवं सेवा केंद्र कहां स्थापित किया गया है, तो अंडमान निकोबार के स्वराज द्वीप पे स्थापित किया गया। बस इतना सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत अनिवार्य कर दिया है। जनवरी महीने के मैंने हमने राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान कितने मिनट गाया जाएगा, कितना टाइम चलेगा, कौन लिखा है, कब से चला, सारा डिटेल मैं कर दिया हूं। वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, है ना, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत अनिवार्य कर दिया गया है। तो राष्ट्रगीत के बारे में थोड़ी और फिर से बेसिक इंफॉर्मेशन। राष्ट्रगीत किसको कहते हैं, वंदे मातरम को कहते हैं। किसने लिखा है साहब, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। कब से ये अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। इसमें कुल कितने छंद हैं, तो 6 छंद हैं। कितने छंद हैं, 6 छंद हैं। और जो छंद है, पूरा गाने का जो टाइमिंग है 3 मिनट 10 सेकेंड में ये कंप्लीट होता है वंदे मातरम। थोड़ी और बात, वंदे मातरम की जो रचना है 1875 में पहली बार बंग दर्शन में 1875 में प्रकाशित किया गया। थोड़ा जल्दी बोल दिया हूं, शॉर्ट में करता हूं, आसान से करता हूं। वंदे मातरम की जो रचना है 1875 में सामने आती है। पहली बार एक बुक थी जिसका नाम था बंग दर्शन, उसी में एक खंड में जो ये प्रकाशित हुआ था 1875 में। 1882 में आनंद मठ में यही बंग दर्शन का जो छंद था वापस लिखा गया। 1882 में आनंद मठ में जो प्रकाशित किया गया था, 1875 में जो प्रकाशित किया गया था, 1882 में आनंद मठ में वापस इसको प्रकाशित किया गया। उसी वक्त 1896 में, 82 के बाद की बात हो रही है, पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह गाया गया। रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ओरिजिनली, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको गाया गया। 2025 में इसकी रचना का हाल ही में 150 वर्ष पूर्ण हो गया है और ये पूरा 3 मिनट 10 सेकंड में ये गाया जाने वाला 6 छंदों का एक गीत है, इसको गाया जाता है। बात आगे बढ़ाते हैं। मणिपुर, इतना विवाद में रहा है साहब कि क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा मिलता ही रहेगा, इसलिए हम नजर डालते हैं और आसान खबरों पर नजर डालते हैं। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह बन गए हैं। नाम क्या है, वाई खेमचंद सिंह। ये जो वाई खेमचंद सिंह हैं, इनकी सरकार का गठन मणिपुर का गठन 4 फरवरी 2006 को होता है। विधानसभा 13 फरवरी 2025 को निलंबित कर दिया जाता है। हाँ ठीक है। 2 नए उप मुख्यमंत्री हैं, नेमचा किपगेन, है ना, ये कुकी समुदाय से हैं। एल दिखो, ये नगा समुदाय से हैं। आपको पता है वहां पे कुकी और मैतेई का झगड़ा चल रहा है। कुकी और मैतेई 2 जनजातियां हैं वहां पे, उन्हीं का झगड़ा ऑलरेडी है, उसके बारे में बात करेंगे। ये 2026 है साहब, ये 2026 है, ये 2026 है। ठीक है, आते हैं आगे। नेमचा किपगेन कुकी। अब कुछ इससे रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, किसके, मणिपुर से रिलेटेड, क्योंकि ये स्पेशल स्टेट्स आते हैं तो इनके बारे में जानना जरूरी है। अनुच्छेद 168, 169, 170, 171, 68, 69, 70, 71, 168, 169, 170, 171 को याद रखिए पहले बात, और फिर 153, 163 को भी याद रखिएगा। 153 में राज्यों के राज्यपाल की चर्चा है, एक बात। 163 में राज्यपाल को सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। स्पेशल स्टेट्स में ये उसकी बात हो रही है। अब थोड़ा 68, 69, 70, 71 पर नजर डाल लेते हैं। 168 ये कहता है राज्य के विधानमंडलों का गठन होगा,
थोड़ा ध्यान दीजिए, राज्य के विधानमंडलों का गठन अनुच्छेद 168। 169 कहता है राज्यों में विधान परिषद का गठन और समापन, 169 सेक्शन कहता है। और आप बताइए जरा सा यहीं पे कि कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है, तो एक शॉर्ट नेम याद रख लीजिएगा, ATBMKU। आपके अनुसार जो भी आपको लगे है ना वो आप कर लीजिए, है ना। आंध्रा, तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, सॉरी महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। फिर से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, ये सब जगहों पे क्या है, क्या है, क्या है, विधान परिषद है। 170 कहता है विधानसभा की संरचना के बारे में, 171 कहता है विधान परिषद की संरचना के बारे में। एक बार फिर से रिकॉल करिए, अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल की बात करता है, अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिमंडल होना चाहिए, अनुच्छेद 168 कहता है राज्य के विधानमंडलों का गठन होना चाहिए, 169 कहता है राज्य के विधान परिषद का गठन और समापन दोनों होना चाहिए इसी आर्टिकल के अंदर। 170 कहता है विधानसभा की संरचना कैसी होगी, 171 कहता है विधान परिषद की संरचना कैसी होगी। बढ़ते हैं आगे, लखपति बिटिया योजना, लखपति बिटिया योजना ये कहां की है? लखपति बिटिया योजना दिल्ली लाडली योजना को बंद करके इस लखपति बिटिया योजना को चालू कर दिया गया है, उसी का नाम परिवर्तन एक तरीके से समझ लीजिए। पात्रता इसकी क्या होगी? वार्षिक आय सीमा 1,20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष पूर्व विवाह पर भी ये राशि प्राप्त नहीं होगी, जन्म के समय 11,000 मिलेगा। लखपति बिटिया योजना के अंतर्गत पहली कक्षा में जब बिटिया जाएगी, पहले तो पैदा हुई कितने मिले, पैदा हुई कितने मिले, जरा ध्यान दीजिए, पैदा हुई तो 11,000 मिला, ठीक बात। पहली कक्षा में गई तो 5,000 मिला, छठी कक्षा में गई तो 5,000 मिला, 9वीं में गई तो 5,000 मिला, 10वीं में गई तो 5,000 मिला, 12वीं में जाएगी तो 5,000 मिलेगा, स्नातक करेगी यानी ग्रेजुएशन तो 20,000 मिलेगा, और कुल 56,000 रुपए इस तरीके से इसको मिल जाएगा, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया, ये न्यूज रही है ना। और केरल में चुनाव भी चल रहे हैं, इसलिए केरल के बारे में थोड़ी सी खास बात जरूरी है जानना। केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है, केरल विधानसभा द्वारा पारित किया गया 24 जून 2024 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो स्वीकृति है 24 फरवरी 2026 को इसको मिला, और 1950 में, अब इसका इतिहास थोड़ा जान लेते हैं, डेट आप याद रखिए, 24 जून 2024 को प्रस्ताव हुआ, 24 फरवरी 2026 को इसकी स्वीकृति मिल भी गई है ना। ठीक है, इतिहास जानते हैं। 1950 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम था। 1950 में संयुक्त प्रांत जो पुराना नाम था उसका बदल के नाम क्या हो गया साहब? उत्तर प्रदेश हो गया 1950 में। 1950 से पहले क्या नाम था उत्तर प्रदेश का? संयुक्त प्रांत। एक बात फिर बदला, 1969 में मद्रास का जो नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तमिलनाडु कर दिया गया। फिर डेट आती है 1973, पहले नाम था जगह का मैसूर, मैसूर का नाम बदल के कर्नाटका कर दिया गया। 2007 में उत्तरांचल जो यूपी से अलग हुआ था उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। 2011 में उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा कर दिया गया। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, 2011 नाम बदल के उड़ीसा का ओडिशा कर दिया गया। अभी शुद्ध नाम अगर प्रोनाउंस किया जाए उड़ीसा का तो ओडिशा होता है। बढ़े आगे, बढ़े आगे। एक न्यूज है, प्रहार देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति है, 23 फरवरी 2026 को ये जारी होता है, और 7 प्रमुख स्तंभ इसके ऑलरेडी हैं। इस 7 प्रमुख स्तंभ हम पहले भी बता चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। सेवा तीर्थ, ये क्या है? सेवा तीर्थ क्या है? सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का नया कार्यालय है जिसका नाम सेवा तीर्थ है, प्रधानमंत्री का सिर। इसका मोटो क्या होगा? नागरिक देवो भव। मोटो क्या है? नागरिक देवो भव। 13 फरवरी 2026 को कार्यालय इसका स्थानांतरित भी कर दिया गया है, यानी अब जो है प्रधानमंत्री यहां पे ही मिलेंगे, है ना, सेवा तीर्थ में। क्यों किया गया? तो डेट ये है कि 13 फरवरी 1931 को ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया गया था। 13 फरवरी 1931 को ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया गया, इसीलिए 13 फरवरी 2026 को कार्यालय स्थानांतरित किया गया। है ना लॉजिक?
है ना लॉजिक। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन ये बता दीजिए, दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? क्वेश्चन पूछा है, पीसीएस का क्वेश्चन है ये, 1911 में, 1911 में। थोड़ी और बात, राष्ट्रपति भवन में अब एडविन लुटियंस के स्थान पर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जिनका नाम क्या है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का प्रतिमा स्थापित कर दिया गया है। एडविन लुटियंस की जगह राष्ट्रपति भवन में। एडविन लुटियंस कौन थे? वही नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और साथ साथ राष्ट्रपति भवन, जिसको हम लोग 7 रेस कोर्स भी कहते थे, उसका जो डिजाइन है उन्होंने ही तैयार किया था। 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित भी इसको कर दिया गया है। तीसरा, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, इसके बारे में जरा जानते हैं। तीसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो है विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। पहला 2001 में, दूसरा 2016 में, तीसरा 2026 में। ये जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है ये क्या है, इसके बारे में जरा हम अभी चर्चा कर लेंगे। इसमें फिलहाल 74 देश शामिल हुए थे। मिलन नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन कहां होता है साहब? मिलन नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। आईएनएस सुमेधा की जो सहायता से फ्लीट रिव्यू राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। एक तरीके से यूनिफाइड दिखाने के लिए इस तरह की फ्लीट जो है सारे देशों के द्वारा मिल करके करवाया जाता है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के प्रमुखों का सम्मेलन होता है। कहां होता है? 20 फरवरी 2026 को विशाखापट्टनम में होता है। यही न्यूज था। भारत 2026 में पहली बार भारत हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का अध्यक्ष पहली बार भारत 2008 से 10 में था। 8 में 10 में 2 साल के लिए था। अब जब दूसरी बार का टाइम आया हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, तो दूसरी बार अध्यक्ष अब की बार जो है 2026 में भारत बना है। भारत के पहले हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का अध्यक्ष थाईलैंड था 2024 से 26 तक। अब कौन है? 26 से लेकर के 28 तक कौन रहेगा? भारत रहेगा। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री की वर्ष 2026 की पहली विदेश यात्रा कहां पे हुई है साहब? तो मलेशिया की हुई है। अब मलेशिया की हुई है तो फटाफट उसका जो है हम लोग न्यूज डाल लेते हैं। मलेशिया की राजधानी अब बता दो। मलेशिया की राजधानी अब बता दो। इसकी राजधानी कहां है साहब? कुआलालंपुर, है ना? कुआलालंपुर, है ना? कुआलालंपुर। अरे लिखा है भाई, लिखा है, ये रहा कुआलालंपुर, है ना? कुआलालंपुर, है ना? इसकी राजधानी कहां? कुआलालंपुर यहां पे है। और नरेंद्र मोदी की मलेशिया की तीसरी यात्रा है। 2026 की पहली यात्रा भले है, बट ये तीसरी बार मलेशिया जा चुके हैं। वहां के प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम है। और भारत जो है मलेशिया के मध्य वर्ष 2024 अगस्त में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर भी किया है। अपने काम का खबर ज्यादा नहीं है। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव हुए, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, बट फिर से करते फटाफट। बांग्लादेश में अभी नए जो प्रधानमंत्री वहां के बन गए हैं, जिनका नाम है तारिक रहमान एवं शफीकुर रहमान, ये दोनों आपस में प्रतिद्वंदी भी थे, है ना? चुनाव संपन्न होता है 12 फरवरी 2026 को। और वहां के संसद का नाम है जाति संसद। नेसेट मैंने अभी शुरुआत वाली न्यूज में ही बता दिया था। नेसेट किसका नाम है? तो इजराइल वाले संसद का नाम है। वहां पे कुल कितनी सीटें हैं साहब? तो 350 सीटें हैं पूरे बांग्लादेश में, जिसमें 300 चुनाव द्वारा 50 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को 209 सीटें प्राप्त हुई हैं और उसके गठबंधन को मिला करके 209 + 3 और 212 सीटें प्राप्त हुई हैं। वहां जमात इस्लामी जो है एक मुख्य प्रतिद्वंदी था, उसको 68 एवं एनसीपी को 6 सीटें प्राप्त हुई। इससे साफ जाहिर होता है कि बीएनपी की तारिक रहमान की सरकार बनी। 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की जो शपथ लिया उन्होंने तारिक रहमान साहब ने ले लिया है। और यहां से इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है इसके बारे में जरा नजर डालिए। एकमात्र हिंदू बांग्लादेश में जो मंत्रिपरिषद में शामिल है, जिनका नाम है निताई राय चौधरी, ये एकमात्र हिंदू हैं बांग्लादेश के अंदर जो कि मंत्रिपरिषद में शामिल है। आते आगे, जापान के नए प्रधानमंत्री जिनका नाम है सनाई तकाइची। ये जो सनाई तकाइची अभी हाल ही में अमेरिका में भी गई थी और खूब वहां पे अपने डोनाल्ड साहब ने, है ना, मजाक उड़ाने की कोशिश की थी उनकी।
बट उन्होंने कुछ ज़्यादा जवाब दिया नहीं। एक अच्छे है ना, यूँ कहें कि अच्छे प्रतिनिधि के तौर पे उन्होंने साबित किया अपने आप को। जापान के नए प्रधानमंत्री जो है सनाई तकाइची है, 465 सीटें वहां पे प्रतिनिधि सभा में ऑलरेडी, और वहां पे जो चुनाव संपन्न होता है 8 फरवरी 2026 को, सत्तारूढ़ गठबंधन को 352 सीट मिली। ये अपने को सीट वेट थोड़ी नहीं याद रखनी है, एक मोटा मोटा खाली हिसाब समझिए अपने दिमाग में कि ऐसा कुछ हुआ रहा होगा, है ना। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है वहां पे उनकी, जापान इनोवेशन पार्टी, ये दो मुख्य पार्टियां हैं। जैसे अपने यहाँ बीजेपी कांग्रेस है, वैसे वहां पे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जापान इनोवेशन पार्टी, ये दो पार्टियां मुख्य रूप से थी, जो इसमें इनका जो तकाइची की पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो जीत गई। भारत अरब लीग विदेश मंत्री की बात कर लेते हैं। भारत अरब लीग विदेश मंत्रियों को दूसरा सम्मेलन 31 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ, और पहला सम्मेलन साहब 2016 में हुआ था। भारत अरब लीग विदेश मंत्रालय, भारत ने संयुक्त राष्ट्र का जो बजट है 2026 के लिए, अपना जो निर्धारित लक्ष्य था $3.52 करोड़, वह 3 फरवरी 2026 को जमा कर दिया है। जो यूएनओ के बजट का 1.016% भारत दिया है ना। भारत बहुत हद तक अपने आर्मी रिलेवेंस ये सब देता रहता है, ये जरूरी चीज है। अमेरिका रूस के मध्य न्यू स्टार्ट ट्रीटी समाप्त हो गई। अब ये क्या साहब, इसके बारे में जरा जानिए। न्यू स्टार्ट ट्रीटी ये एक तरीके का वो ट्रीटी था कि दोनों देश आपस में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी आर्म्स हैं वह रिड्यूस करेंगे या फिर बढ़ाएंगे नहीं। बट इनका जो यूं कहें कि ट्रीटी था वो समाप्त होने वाला है, या यूं कहें कि समाप्त हो गया है। अब इन दोनों देशों के बीच में फिर से राइवलरी बढ़ने वाली है। स्टार्ट ट्रीटी के बारे में जरा जान लीजिए। स्टार्ट का नाम ही क्या था, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट के बारे में है। 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे स्टार्ट संधि पर, और 1991 में पहली बार किए गए थे। 2011 से लागू हुआ, 2021 में 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, अब जो है खत्म हो चुका है। इसका मेन उद्देश्य क्या था, परमाणु हथियारों को सीमित करना रशिया और अमेरिका के द्वारा। बट अब खत्म हो गया, तब दोनों देश आपस में फिर से राइवलरी करना स्टार्ट कर देंगे। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक मैंने पहले भी चर्चा किया है, बट चर्चा में सिर्फ इतनी सी बात नहीं रहेगी, अपने को रटना है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का जो रैंकिंग है 93 आउट ऑफ 180 है। 180 देशों में भारत 93वें नंबर पे खड़ा है। कौन जारी करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये जारी किया जाता है। और टॉप 3 देश जो है डेनमार्क है, फिनलैंड है, सिंगापुर है। 13 मानकों के आधार पर किया जाता है। ये रिपोर्ट को जो है जब जारी किया जाता है, और ये 2023 में 93 आउट ऑफ 180 था, 2024 में 96 आउट ऑफ 180 था, 2025 में 91 आउट ऑफ 182 है। भारत का रैंकिंग 2025 के लिए 91वां है, 2026 का भी आया नहीं है। ठीक है, सबसे लास्ट देश वेनेजुएला भी बन गया है। वेनेजुएला सबसे लास्ट देश 181वां दक्षिणी सूडान है। वेनेजुएला तो 180वें पे है, 181वां। भारत के प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा मैंने चर्चा कर ही ली है, और नरेंद्र मोदी के द्वारा ये चर्चा किया, अनसाइड मेडल में वो गए भी थे। ये पूरा खबर आपके सामने रही। एआई इंपैक्ट हमने बता दिया था। ये अब तक की जो अप्रैल मंथ में जो भी खबरें थी जरूरी है। अब आपको लग रहा होगा सर खबर तो आप फरवरी मार्च का बता रहे हैं, अप्रैल में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जो आपकी करंट अफेयर मैगजीन से 1 महीने आगे चलती है, तो उसके हिसाब से ये जस्टिफिकेशन है। और साथ साथ आपकी क्लासेस लगातार मिल रही है, ज्वाइन कीजिए, और अपने तमाम जो है एग्जाम्स के लिए एकदम धारदार तैयारी करिए। बहुत बढ़िया से आपका चंद्रा क्लासेस आपके साथ में हमेशा बना रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।